बस। A Tiger in the Zoo poem introduction. The poem written by Leslie Norris explains the agony and the helplessness of a caged tiger that live in a zoo. The poet explains what his life could be if he had been a free animal. The poet has tried to explain about the condition of animals that are caged by the human beings for their own fun. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह से एक एनिमल को हम जब केस में डाल देते हैं तो उसकी जो आज़ादी है, उसकी जो फ्रीडम है, वो सारी ख़त्म हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे एक टाइगर की कहानी है। टाइगर जब अपने जंगल में घूमता है तो वो बिल्कुल फ्रीडम से घूमता है, बिल्कुल फ्री हो गया। बट अब उसको इस पोइट में क्या लिखा हुआ है कि पोइम में क्या लिखा है कि उसको एक केज में, एक जू में बंद करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अब उसकी फीलिंग हम पढ़ते हैं। Starting with your chapter, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. So stalks means follows, vivid means bright colored, pads means paws of tigers, rays means anger. तो यहाँ पे poet ये बता रहा है, here the poet says that the tiger that is confined in the zoo moves around in the cage under his bright colored skin. तो उसकी जो ब्राइट कलर स्किन है उसको लेकर वो जू के अंदर ही घूमता है। ही फर्दर सेज दैट द टाइगर कैन टेक ओनली फ्यू स्टेप्स बिफोर द केज इज स्मॉल एंड इट इज़ नॉट ईजी टू मूव इन इट। और वो ये कहता है कि केज में वो बहुत छोटा है, केज बहुत छोटा है और वो फ्रीली घूम भी नहीं सकता, उसकी आज़ादी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वन कैन नॉट हियर हिज फुट स्टेप्स बिकॉज ही हैज़ वेरी सॉफ्ट फिट लाइक वेलवेट बिकॉज ऑफ विच देर इज़ नो साउंड ऑफ द टाइगर्स फुट स्टेप्स। तो अब वहाँ पे टाइगर फुट स्टेप्स की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उसकी फिट जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, वेलवेट की बनी हुई है। तो जब वो चलता है तो उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। द टाइगर ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर बाय क्वाइटली वॉकिंग इन द लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केज। तो अब टाइगर को गुस्सा आ रहा है कि कहाँ मैंने जंगल में बिल्कुल खुलेआम घूमना था और कहाँ मुझे एक केज में बंद करके रखा हुआ। ही इज़ एंग्री बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री। तो वो इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है कि वो फ्री नहीं है। तो यहाँ पे टाइगर के बारे में ये बताया गया है कि वो एक बंद कमरे में नहीं रह सकता। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या क्या यूज़ की गई हैं। तो सबसे पहले राइमिंग स्कीम थी, जैसे कि आपको पता ही है ABCB, केज, रेज। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टाइगर एक एनिमल है, हम उसको ही या शी नहीं बता सकते कि वो लेडी है या मेल है, तो उसको ही यूज़ किया गया, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं उसको। ठीक है, जब एक इट यूज़ करने वाले को अगर हम किसी मेल या फीमेल के साथ कंपेयर करते हैं तो हम उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद आएगा आपका मेटाफर, पैड्स ऑफ वेलवेट के साथ एम्बाजमेंट, आपको पता ही है। इमेजरी, वहाँ पे वो इमेज एक बना रहा है, वो एक इमेजरी मीन्स कुछ कल्पना कर रहा है, कुछ सोच रहा है। ठीक है, कंसोनेंस, एस साउंड काफ़ी आ रही है। एजोनेंस आपको पता ही है, वावल्स की रिपीट हो रही है। ऑक्सीमोरोन एक न्यू है यहाँ पे, यूज़ ऑफ एडजेक्टिव ऑपोजिट इन मीनिंग। अब क्वाइट और रेज, क्वाइट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं जिनकी मीनिंग्स ऑपोजिट हो, तो उसको हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं। जैसे क्वाइट भी है, क्वाइट मीन्स शांति, रेज मीन्स एंगर, तो शांत एंगर है, मीन्स यहाँ पे वो एक कंपैरिजन कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, तो ये लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ किए हैं। जैबमेंट आपको पता ही है क्या था, सेंटेंस इज कंटिन्यूइंग टू नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंचुएशन मार्क। तो यहाँ पे कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, ना कोई फुल स्टॉप है, ना कोई कमा है, और नया सेंटेंस जो बन रहा है वो भी सेकंड लाइन से ही कंटिन्यू हो रहा है। सो दिस वाज लिटरेरी डिवाइस जो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ किए गए हैं। मेटाफर आपको पता ही है, टाइगर्स पॉज आर कंपेयर विद वेलवेट। तो अब टाइगर के जो पंजे हैं वो एक वेलवेट कपड़े के साथ हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, उसकी सॉफ्टनेस को लेके कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटाफर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो अब वो क्या कर रहा है कि lurking to be hidden as to wait for your prey means अब उसको जैसे जंगल में क्या करता था, वो कहीं पे छुप जाता था और जब उसका कोई प्रे आता था, इंसेक्ट आता था या कोई भी एनिमल आता था तो उसको पंजा देकर वो उसको मार देता था। बट यहाँ पे वो क्या करता है, The poet says that if this tiger was free, he would have hid himself behind the long grass near the water bodies so that he could easily catch a deer in order to have it एज इट्स फूड। तो अब वो वहाँ पे क्या करता था, अगर वो खुला कहीं जंगल में होता तो वो किसी पेड़, जब पानी पीने के लिए डियर आते थे तो किसी ग्रास के पीछे छुपकर टाइगर ने उस पर वार कर लेना था। बट यहाँ पे वो क्या कर रहा है, बेसिकली द पोएट वांट टू से द एक्चुअल लाइफ ऑफ अ टाइगर इज़ टू लिव इन जंगल वेयर ही कुड कैच हिज प्रे एंड ईट इट, बट द टाइगर इन द केज कैन नॉट डू सो। बट अब वो केज में रहकर तो ये कर नहीं सकता, वो किसी वाटर बॉडीज़ के पास जा नहीं सकता क्योंकि वो एक पिंजरे में कैद किया गया है। ठीक है, उसकी जो आज़ादी है, उसकी जो फ्रीडम है वो सारी
ख़त्म के लिए। तो अब वो अपनी कल्पना यहाँ पे सोच रहा है कि अगर मैं आज़ाद होता तो अब तक अगर मीन्स उसको भूख के मारे वहाँ पे गुजारा नहीं करना पड़ता था। उसको जब भूख लगती थी तो वो किसी वाटर बॉडीज़ के पास जाकर खड़ा हो जाता था, कोई भी एनिमल आ जाता, चाहे वो डियर ही आ जाता, तो वो अपने पंजों से उसको मार के उसको खा जाता। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो पोएटिक डिवाइस यूज़ की है, सबसे पहले राइम यूज़ किया गया है। राइम मीन्स राइमिंग स्कीम ABCB, जैसे ग्रास पास। ठीक है, एन्जाम्बमेंट यूज़ किया गया है, जैसे कि आपको पता ही है कि पंचुएशन मार्क के बिना ही लाइन नहीं बना दी गई है। तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ की है। एलिट्रेशन मीन्स अगर दो या तीन वर्ड एक ही सेंटेंस में अगर हम एक ही कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, जैसे पी साउंड रिपीट हो रही है, तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। इसके बाद है आपकी इमेजरी। यहाँ पर भी वो अपने आप को इमेजिन कर रहा है किसके साथ, लर्किंग इन शैडो मीन्स अगर वो आज़ाद होता तो वो कहीं पर ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज ऑफ टाइगर्स एक्टिविटीज़। यहाँ पर उस टाइगर की एक एक्टिविटी है कि वो शैडो मीन्स ग्रास के पीछे किस तरह से छुप जाता और किस तरह से वो हमला करता उन जानवरों पर, ताकि वो उनको खा सकता। ठीक है, मीन्स अपनी भूख मिटा सकता। तो इन दिस वे लिटरेरी डिवाइसेस में आपको ये पता लग जाएगा कि पोएम में पोएट किस तरह से किसी भी वर्ड को किस तरह से कंपेयर कर रहा है। तो अब तक तो आपको राइमिंग स्कीम का पता लग ही गया है। ABCB यही सारी राइमिंग स्कीम है, जहाँ पर जिस तरह से वर्ड आ रहा है अगर उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो लास्ट में वही चीज़ है तो उसको हम राइमिंग स्कीम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रास पास। ओके, एन्जाम्बमेंट भी आपको समझ में आ गया। पिछले में भी एन्जाम्बमेंट था, पिछले में एक पर्सोनिफिकेशन भी था जो इसमें नहीं है। तो ये था सेकंड पैराग्राफ की लिटरेरी डिवाइसेस। अब थर्ड पैराग्राफ में हम देखते हैं क्या है। इसमें है He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. तो snarling means warning sounds made by animals, baring means uncovered, fangs means sharp tooth of animals. तो यहाँ पे वो ये कह रहा है He should be snarling around houses means वो वार्निंग साउंड मीन्स जैसे दहाड़ने की आवाज़ निकाल के जिस तरह से जंगल में शेर या टाइगर्स जो होते हैं वो जैसे डराते हैं लोगों को। ठीक है, तो वैसे वार्निंग साउंड निकाल कर वो लोगों को डराता था। बेयरिंग इज़ वाइट फैंग्स इज क्लॉज। अब वो बेयरिंग मीन्स अनकवर्ड वाइट फैंग्स। वाइट फैंग्स होते हैं जो उसके दांत होते हैं। ठीक है, तो उस अपने दांतों को निकाल कर किस तरह से वो लोगों को डराता था और विलेज लोगों को जिस तरह से डराता था, इसके बारे में बताया गया है। द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री ही वुड हैव स्नैल्ड अराउंड द हाउसेस लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो जो जंगल के आसपास में घर होते हैं उनको डराने के लिए वो अपनी वार्निंग साउंड के साथ लोगों को डरा के, तो अब अगर वो फ्री होता तो इस तरह से डरा सकता था। ही वुड टेरराइज पीपल विथ हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज। और वो लोगों को डरा के ऐसा सकता था अपने शार्प टूथ और क्लॉज के साथ। क्लॉज मीन्स पंजा, टूथ मीन्स दांत। ठीक है, तो इस तरह से वो लोगों को डरा सकता था। दिस वुड क्रिएट फियर अमॉन्ग द पीपल लिविंग इन द विलेजेस। तो इस तरह से क्या हो सकता है, जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं उनको एक फियर होने लग जाता था, एक डर बैठ जाता था कि हाँ अभी टाइगर के आने की टाइम हो गया है, हम अंदर जाके छुप जाएं। तो वो अपने बारे में यही बता रहा है कि अगर मैं अकेला होता, अभी मैं फ्री होता, तो मैंने ये सारा कुछ करना था, इस तरह से लोगों को डराना था, इस तरह से मैंने वहाँ पे आज़ाद होकर घूमना था ताकि वहाँ पे मेरी आज़ादी पर कोई रोक ना होती, कोई टोक ना होती और मैं आराम से सब तरफ घूम फिर सकता था। ठीक है, तो हियर तो यही चीज़ वहाँ पे बताई गई है। अब टाइगर की जो आज़ादी है वो एक केज में रहकर किस तरह से ख़त्म हो चुकी है, इसके बारे में इस पोएम में पोइट ने बताया है। तो अब हम इसके भी पोएटिक डिवाइस देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे हाउसेस लिखा हुआ है, एज लिखा है, क्लॉज लिखा है, विलेज लिखा है। तो एज और विलेज क्या हो गए, एक ही प्रोनाउंसिएशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ABCB राइम स्कीम यहाँ पे यूज़ की गई है। एन्जाम्बमेंट आपने पता ही है कि किसी भी लाइन में पंक्चुएशन मार्क नहीं था, नेक्स्ट लाइन वैसे ही स्टार्ट हो जा रही थी उसके साथ ही। ओनोमेटोपिया अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया है। ओनोमेटोपिया होती है जब हम किसी की आवाज़ के बारे में बताते हैं, अगर किसी की साउंड निकालते हैं। ठीक है, तो उसको हम जैसे यहाँ पे स्नैलिंग साउंड बताया गया है, वार्निंग साउंड। ठीक है, स्नैलिंग मीन्स दहाड़ना, वार्निंग साउंड जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे ओनोमेटोपिया यूज़ किया है। ओनोमेटोपिया इज़ रिगार्डिंग टू द साउंड्स ऑफ द एनिमल्स। एजोनेंस यूज़ किया है, या तो आपको पता ही है कि O एंड I जो वॉवल्स है वो बार बार यूज़ किए गए हैं। शुड अराउंड हाउसेस। ठीक है, बैरिंग हीज, वाइट हीज, तो ये सब क्या हो गया, एजोनेंस यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे वॉवल्स रिपीट हो रहे हैं। कॉन्सोनेंट्स यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एस, हीज, फ्लैंक्स, हीज, क्लॉज। ठीक है,
तो बार बार वो एस की आवाज़ आ रही है तो इसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंस। तो इस तरह से लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो यहाँ पे आपके चैप्टर में यूज़ किए गए हैं बार बार पोइट से इसी पैराग्राफ में। तो अब आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि इस तरह से लिटरेरी डिवाइसेस के साथ हम हर एक लाइन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका जो लास्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ। बट उससे पहले आप ये देख सकते हो कि तीनों जो पैराग्राफ्स थे उसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे सिर्फ टाइगर की लाइफ के बारे में बताया गया है, उसकी इमेजिनेशन के बारे में, उसकी कंपैरिजन किस तरह से उसने अपनी नेचुरल लाइफ के साथ की है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, बट ही इज़ लुक्ड इन कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। कंक्रीट मीन्स जो वो जंजीर लगी हुई है, मीन्स जो पिंजरा है वो कंक्रीट सेल का बना हुआ है। ठीक है, कंक्रीट मीन्स जो ब्रिक्स एंड सीमेंट जैसे हम घर बनाते हैं उसको हम कंक्रीट कहते हैं। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और वो उस जंजीर के पीछे किस तरह से उसकी जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ रही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो इतना गुस्सा हो गया है कि उसके विजिटर्स अगर उसको देखने भी आते हैं तो उसको इग्नोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोइट क्या कहता है, नाउ द पोइट कम्स टू रियलिटी ऑफ द टाइगर दैट इज इनसाइड द केज। ही सेज दैट द टाइगर इज कन्फाइंड इन अ स्ट्रॉन्ग सेल विच इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल। तो अब यहाँ पे वो उसकी रियलिटी के बारे में बता रहा है कि वो किस तरह से कैद है, कि वो एक स्ट्रॉन्ग सेल का बना हुआ, मीन स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल का बना हुआ एक कमरे के अंदर है। He further says that as a tiger is behind bars, so his ferociousness is also behind the bars. तो उसने कहा कि जिस तरह से वो एक पिंजरे के अंदर है तो उसकी जो डर है, उसकी जो डरावना सीन है, उसकी जो डराने की हिम्मत है, वो चीज़ें भी उस पिंजरे के अंदर ही हैं। तो उसको देखकर कोई डर भी नहीं रहा है। He never tries to terrorize the visitors because his power is restricted by the cage. और वो चाह कर भी किसी विजिटर्स को डरा नहीं सकता क्योंकि उसकी जो पावर है वो केज के अंदर बंधी हुई है। Therefore he never tries to terrorize visitors as he cannot attack them. तो अब वो वहाँ पे उसको किसी को डरा भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर डराऊंगा भी कैसे, क्योंकि मेरी पावर तो वहाँ पे सारी बंद करके रखी हुई है। तो यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइसेस पोएट ने यूज़ किए हैं वो है राइमिंग स्कीम यूज़ की है, बार्स, विजिटर्स, ABCP सेम। पर्सोनिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टाइगर एक एनिमल होकर उसको हम ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ही इज़ फॉर मेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पर्सोनीफाई किया गया है विद द मेल पर्सन। एजोनेंस यूज ऑफ वॉवल साउंड ई, कॉन्सोनेंस यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एस, एंड एलिट्रेशन यहाँ पे बी बिहाइंड बार्स, तो बी दोनों रिपीट हो रही हैं कॉन्सोनेंट, तो इसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। ठीक है, तो हियर योर लिटरेरी डिवाइसेस हर एक पैराग्राफ का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको लिटरेरी डिवाइसेस अभी तक तो समझ आ ही गई होंगी, जैसे कि हमने ऑलरेडी 2 पोइम्स कंप्लीट कर रही है, हमारा तीसरा पोइम है। किस तरह से लिटरेरी डिवाइसेस होता है कि किस तरह से एक पोइम में एक पोइट अपने आप को डिस्क्राइब करता है, अपनी फीलिंग्स। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द लास्ट पैराग्राफ। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो अब वो लास्ट में क्या बोल रहा है, पेट्रोलिंग मीन्स टू गार्ड, मीन्स वो वहाँ पे गार्ड करता है, सब तरफ देखता रहता है, बट वो कुछ कर नहीं सकता। द पोइट सेज दैट इन द नाइट, रात के वक्त, द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, तो साउंड वो सुनता है। ठीक है, जो भी वहाँ पे कार्स निकलती हैं सबकी वो आवाज़ सुनता है। पेट्रोलिंग कार्स आर द व्हीकल्स ऑफ पुलिस विच आर यूज टू गार्ड एट नाइट, मीन्स जो पुलिस की जो गार्ड्स की जो गाड़ियाँ निकलती हैं ना उसको हम पेट्रोलिंग कार्स कहते हैं, जो रात के टाइम में आपके वॉचमैन या फिर पुलिस वाले जो घेरा डालते हैं। ठीक है, उनको। He then stares at the shining stars with his shining eyes. उसके बाद उसकी, आपको पता ही है टाइगर्स कैट की फैमिली से ही है, तो कैट की फैमिली से होने से कैट की भी शाइनिंग आइज़ है, जिसकी वजह से टाइगर की भी शाइनिंग आइज़ होंगी, है ना। तो वो अपनी शाइनिंग आइज़ को लेकर स्टार्स की तरफ देखता है। द पोएट वांट्स टू से दैट द टाइगर इज़ सैड एंड ही इज़ कन्फाइंड इन द केज, सो ही कैन नॉट डू एनीथिंग। तो यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि टाइगर बहुत सैड है, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक केज के अंदर है। therefore he stares at the stars in the night and tries to divert his thoughts towards them. तो इसलिए वो क्या करता है, स्टार्स की तरफ देखकर अपनी जो थॉट है वो डाइवर्ट कर रहा है कि काश मैं भी उन स्टार्स की तरह आज़ाद रहता और मैं भी आज जंगल में फ्री घूमता। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट अपनी लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ किया है, ABCD राइम स्कीम सेम ही है। एंजाइबमेंट भी आप लोगों ने देखा ही है कि आपने पंचुएशन मार्क कोई भी यूज़ नहीं किया है। सेकेंड लाइन में भी आपके फर्स्ट लाइन कंटिन्यू कर रही आ रही है। एलिट्रेशन ही हियर्स, एच साउंड यहाँ पे आ रही है, और रेजोनेंस जो वॉवल है आई उसको बार बार रिपीट किया गया है। तो दीज आर द लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ पे पोएट ने यूज़ किया है
और इस तरह से आपका जो ये पोएम है वो ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल अगर हम समरी देखें तो पोएट जो है वो सिर्फ एक टाइगर की लाइफ के बारे में बताया जाता है। नॉट ओनली विद द टाइगर, ये अक्सर होता है कि जब हम खुले रहते हैं, जब हम अपनी सोच से आज़ाद रहते हैं, तो हम अपनी लाइफ को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अपनी नैरो माइंडेड सोच रखेंगे तो हम अपनी लाइफ को बिल्कुल खुल कर एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। योर पोएम इज़ ओवर। इसका क्वेश्चन आंसर PDF फाइल